नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। उत्तर प्रदेश की सियासत में सियासी उठापटक जारी है। लगातार इस्तीफों के बाद आज स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी समेत कई बीजेपी विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। स्वामी प्रसाद मौर्य और धर्म सिंह सैनी के इस्तीफे के बाद ये कयास ही लगाए जा रहे हैं कि सभी बहुत जल्द साइकिल पर सवार होंगे। हालांकि दारा सिंह चौहान अब तक समाजवादी पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं। अखिलेश यादव ने सभी नेताओं को समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलाई है। कभी भगवा के साथ चलने वाले बीजेपी के नेता आज लाल टोपी और लाल पगड़ी पहने हुए नजर आए हैं। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य आज बीजेपी पर जमकर बरसे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी गरीबों, मजदूरों और अल्पसंख्यकों की आंख में धूल झोंककर सत्ता में आई है। उन्होंने कहा कि सरकार पिछड़ों ने बनाई और अगड़े सत्ता की मलाई खा रहे हैं। मतलब कि स्वामी प्रसाद मौर्य की कोशिश विधानसभा चुनाव को अगड़ा बनाम पिछड़ा करने की है और सत्ता के लिए यही समीकरण अखिलेश यादव भी सेट कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने अलग अलग पार्टियों के साथ गठबंधन की है। आज बहस हम इसी मुद्दे पर करेंगे कि इस अगड़ा बनाम पिछड़ा ही की लड़ाई में किसे लाभ होगा। इस्तीफा देने के बाद से ही स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। बीजेपी पर कई तरह के आरोप भी लग रहे हैं। समाजवादी पार्टी में शामिल होने पर स्वामी प्रसाद मौर्य का क्या कुछ कहना है, सुनिए। समाजवादी पार्टी में आज सम्मिलित हुए हैं आप तमाम कार्यकर्ताओं अपने समर्थकों के साथ, क्या कुछ कहेंगे? आज मकर संक्रांति के अवसर पर समस्त प्रदेशवासियों को जन सैलाब के रूप में उमड़े हुए सभी नौजवान कार्यकर्ता साथियों को बधाई शुभकामना देता हूँ। आज का दिन ऐतिहासिक दिन होगा जिसमें भाजपा सरकार के अंत का इतिहास लिखा जाएगा और साथ ही साथ 10 मार्च 2022 को जब चुनाव के परिणाम आएंगे तो भाजपा का सुपड़ा साफ, सपा की नई सरकार। तो साफ तौर पे स्वामी प्रसाद मौर्य आज ज्वाइन कर चुके हैं समाजवादी पार्टी और उन्होंने कहा है कि 2022 में भाजपा सरकार पूरी तरह से साफ हो जाएगी। इंडिया न्यूज से मैं सूरज कुमार, लखनऊ। तो आपको जानकारी दी कि लगातार अब ये जो बदलाव की बयार है अब किस ओर बह रही है ये तो साफ है, लेकिन बड़ी बात यह है कि लगातार समाजवादी पार्टी अब मजबूत होती जा रही है क्या। लेकिन वही दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस बात का दावा किया जा रहा है कि अगली बार 300 के पार होना तय है, क्योंकि हमारे पास बहुमत है, हमने काम किया है जनता के हित में। जो वादे हमने किए थे, जिन बातों का जिक्र हमने अपनी घोषणा पत्र में किया था, हमने उन 5 सालों में काम किया है और आने वाले वक्त में अगर सरकार बनेगी तो जो वादे हम कर रहे हैं वो आने वाले वक्त में हम उन वादों को पूरा करेंगे, जनता के हित में काम करेंगे। लेकिन फिलहाल जो ये दल बदल की राजनीति हो रही है, अब इसमें किसका फायदा पहुंचेगा, यह बड़ा सवाल है। आज इन्हीं तमाम बड़े सवालों पर हम जवाब लेंगे, चर्चा करेंगे। थोड़ी ही देर में हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, क्योंकि आरोप बड़े लग रहे हैं। एक तरफ लगातार शुरुआती दौर में हमने देखा किस तरीके से इस बात का जिक्र किया गया कि ब्राह्मण वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, लेकिन वही दूसरी ओर एक एक कर लगभग 15 से 16 विधायक और कई मंत्री जो हैं वो अब भारतीय जनता पार्टी से टूट चुके हैं, समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं और बयान यह दिया जा रहा है कि वहां पर हमें तवज्जो नहीं मिली, हमारी सुनी नहीं गई, हमने जो बात कही उनको ध्यान में नहीं रखा गया। लेकिन अब जब ये तमाम बड़े आरोप लग रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस बात का भी जिक्र किया जा रहा है कि जिन लोगों ने पार्टी को छोड़ा है उनको डर था कि उन्हें टिकट नहीं मिलेगा, इसलिए अपने दावेदारी बचाने के लिए और पद जब लेने के लिए उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया,
पार्टी को तोड़ दिया। तो तमाम जो बड़े चेहरे हैं उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया और समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। ये तस्वीरें अगर आप देखें गौर से तो विक्ट्री का साइन दिखाया जा रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य को आप देख पा रहे हैं, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को आप देख पा रहे हैं। और आज भी जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जब आप गौर से देखेंगे तो इस बात का जिक्र किया गया कि कहीं ना कहीं सीएम योगी के हाथों से गेंद जो है वो छूटती हुई दिखाई दे रही है। तो बीजेपी पर जमकर बरसे हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, और वही दूसरी ओर स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि कुछ दिनों पहले ही इस बात का जिक्र कर रहे थे कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी में अल्पसंख्यकों के लिए और खास तौर पर जो भी वर्ग हैं उनके लिए काम हुआ है और ऐसे ही लगातार हम काम करते रहेंगे। लेकिन अचानक से बदलाव की बयार बही और स्वामी प्रसाद मौर्य चले गए समाजवादी पार्टी में। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि सामाजिक अन्याय हुआ है, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि कोई भी सुनवाई नहीं हुई है, इसलिए बदलाव जरूरी था। वही दारा सिंह चौहान ने भी पाला छोड़ दिया, सरकार में सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि 5 साल पीड़ा के साथ रहे हैं। चलिए डिबेट की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनका तारुफ करा दूं। हमारे साथ इस वक्त चंद्रेश कुमार सिंह जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। चंद्रेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। और भाई दूसरी ओर समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए अभिषेक वाजपेयी जुड़े हुए हैं। अभिषेक भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत अभिषेक भाई आपसे ही करते हैं। चेहरे पर मुस्कान, चेहरे पर चमक दिख रही है। बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद है। देखिए, मुस्कान आपको लग सकती है, लेकिन ये मुस्कान तो असल मायनों में जब 10 मार्च को आदरणीय अखिलेश यादव जी के सर पे ताज सजेगा तब असल मायनों में मुस्कान आएगी। और हमारे चेहरे पे जो चमक की आप बात कर रहे हैं वो चमक तब आएगा जब सभी वर्ग के लोग एक साथ मिल करके आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनवाएंगे। और साथ ही साथ आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को भी बोला है कि हम खुशहाली उत्तर प्रदेश में लेकर के आएंगे, उस प्रदेश को अग्रसर करेंगे जब युवाओं को रोजगार भी हम देंगे, उनके हर एक मुद्दे को हम ध्यान भी देंगे, हम महंगाई को भी देखेंगे, हम महिला सुरक्षा को भी देखेंगे, हम किसानों के हित में भी काम करेंगे। हर एक वर्ग के लिए जब हम काम करेंगे तभी हमारे चेहरे पे भी चमक आएगी। नहीं, बिल्कुल देखिए, चमक जरूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं जो खेल लगातार खेला जा रहा है इसमें आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, ऐसा आपका कहना है। लेकिन चंद्रेश जी, एक बड़ा सवाल यह भी है कि न तो 3 न तो 13 में 7 सीटें पहले, लेकिन अब कितनी जीतेंगे, यह बड़ा सवाल है। देखिए, ऐसे समय में जब ये लोग अपने कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने 125 लोगों की अपनी सूची जारी कर दी और उसमें महिलाओं को और युवाओं को विशेष रूप से तजब्बो दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले 4.5 साल में योगी सरकार में जो महिलाएं, जो परिवार पीड़ित रहा, उन परिवार से उन महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने का भी काम कांग्रेस ने किया है। यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। आज स्वामी प्रसाद मौर्य जी की भाषण को मैं बड़े ध्यानपूर्वक बैठकर सुन रहा और मैंने उनकी बातों में 2 चीजें देखी। पहली बात, उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता को जातिगत ध्रुवीकरण में बांटकर उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में कलह और अंतर्द्वंद पैदा करने की नापाक कोशिश की, जिसकी मैं निंदा करता हूं। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि जिस पार्टी को उन्होंने छोड़ा उस पार्टी का नाश हो गया।
बसपा छोड़े बसपा का नाश, भाजपा छोड़े भाजपा का नाश, अब वो सपा में गए हैं, सपा का भी नाश कर देंगे। दूसरी जो मैं सबसे महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में 4.5 साल में योगी सरकार जो अब जोर और जुल्म कर रही थी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लोग सीबीआई के डर से चूहे की तरह बिल में ढुके हुए थे। इनकी हिम्मत नहीं थी कि सड़क से लेकर सदन तक भाजपा सरकार की दमनकारी नीतियों का विरोध कर सके। सड़क से लेकर सदन तक कोई था तो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस पार्टी थी, और मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता का प्यार और सम्मान मिलने जा रहा है और मिल रहा है। हम सरकार बनाएंगे, ये मैं आपके दावे के साथ आपके मंच पर कहना चाहता हूं। ठीक है अभिषेक भाई, आपकी पुरानी पार्टी है, आप भी कहीं ना कहीं एक वक्त में पार्टी के साथ थे, और देखिए अगर इस बात का जिक्र किया गया है कि विपक्ष की भूमिका में हम ही हैं और कोई है ही नहीं, और दूसरी ओर आप ये कहते हैं कि कांग्रेस लगातार लोगों को बेवकूफ बनाती आई है, बरगलाती आई है, 70 साल राज किया लेकिन जनता को सिर्फ और सिर्फ लूटा है। देखिए चंद्रेश जी हमारे मित्र भी हैं और हम साथी भी रह चुके हैं, हम प्याला भी रह चुके हैं, हम निवाला भी रह चुके हैं। मैं इनके लिए एक छोटी सी बात कहूंगा, इनको याद दिला दूं कि इन्हीं के यहाँ के कुछ पदाधिकारियों ने, जो पुराने पदाधिकारी हैं, मुझे लगता है कि तकरीबन 15 सालों 20 सालों से वो कांग्रेस पार्टी के रहे हैं, उन लोगों ने आरोप लगाया है प्रियंका गांधी जी के जो सचिव है, पीएस है, उन पर्सनल सेक्रेटरी हैं जो संदीप सिंह जी के ऊपर लगाया है कि पैसे मांग रहे थे तो टिकट नहीं दिया, और कई लोगों ने ऐसे आरोप लगाए हैं और जातिगत राजनीति को देखते हुए इन लोगों ने टिकट नहीं दिए। एक नहीं कई सारे, अगर इनको चाहेंगे तो मैं इनको नाम भी शेयर कर सकता हूं और सब चीज बता भी सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप देखिए, जैसा भी हमारे मित्र बोल रहे थे कि लिस्ट जारी कर दी 125 लोगों की, अरे साहब 125 लोगों में से तो आप क्या से छोड़ करके हमारे समाजवादी पार्टी के सदस्य बन गए कि समाजवादी पार्टी का काफिला आगे बढ़ाएंगे, हमारे साइकिल को सहारा देंगे और आगे बढ़ाएंगे। और तो और आपको तो कैंडिडेट ही नहीं मिले, लखनऊ से आप भेज रहे हैं बाकी जगह पे, तो कौन से 125 की आप बात कर रहे हैं? अभिषेक जी यहाँ पे मैं आपको टोकूंगा, 403 सीट पर समाजवादी पार्टी की हैसियत नहीं है कि वो चुनाव लड़ पाए, 403 सीट पर भाजपा की भी हैसियत नहीं है वो चुनाव लड़ पाए। उत्तर प्रदेश में 403 सीट पर कोई चुनाव लड़ने की हैसियत, किस आधार पे आप ये बात कह रहे हैं? किस आधार पे आप ये बात कह रहे हैं कि 403 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ ही नहीं सकती है? लड़ सकती तो लड़ती, नहीं लड़ रही है इसका मतलब नहीं लड़ सकती। मुझे लगता है कि हमारे मित्र को शायद राजनीति की पटपाटी भूल चुके हुए और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए। साहब आपके पास तो कार्यकर्ता ही नहीं है, तो कैंडिडेट आप कहां से उतारोगे? भैया हम 403 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। अरे आपको ये मालूम होना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी ने पिछले दिनों में संगठन के विस्तार के लिए व्यापक कार्य किया है, और हमने बूथ लेवल से लेकर स्टेट लेवल पर ट्रेनिंग किया है, मजबूत कार्यकर्ताओं का निर्माण किया है, और विधानसभा के चुनाव में चंद्रेश जी एक बात बताइए, आप कांग्रेस पार्टी के चंद्रेश जी मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। आपको चुनाव लड़ना है, चुनाव जीतना है, देखिए समाजवादी पार्टी ने इस बात का जिक्र कर दिया है कि छोटे छोटे दलों के साथ हम काम करेंगे, हम गठबंधन करेंगे और चुनाव जीतेंगे। चंद्रेश जी ऐसा है, देखिए सुनिए, समाजवादी पार्टी ये जानती थी और भारतीय जनता पार्टी भी ये जानती थी कि दोनों पार्टियां अकेले अपने बल पर चुनाव नहीं लड़ सकती, इसलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिकता का जहर घोलकर उत्तर प्रदेश के लोगों को तोड़ने का काम कर रही है, जो नहीं होगा। पिछली बार आपने चुनाव लड़ा, स्वामी प्रसाद मौर्य के भाषणों से ये तय हो गया, लेकिन रिजल्ट क्या आया? सुन लीजिए चंद्रेश जी, पिछली बार आपने चुनाव लड़ा, रिजल्ट क्या आया? क्या आप संतुष्ट थे? आप वही बात कह रहे हैं कि आप आज हम चुनाव लड़ेंगे, हारेंगे जीतेंगे कोई मतलब नहीं है। समाजवादी पार्टी ने अपना एम जो है वो क्लियर कर दिया है कि हमें भारतीय जनता पार्टी को हराना, चाहे कैसे हराएं, हम क्या रणनीति बनानी है, कैसे करना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हराना है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता की राजनीति करती है।
जबकि कांग्रेस पार्टी वास्तव में राजनीति करती है। राजनीति का संबंध सिर्फ इस बात से नहीं होता कि आप सरकार बनाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं। राजनीति का संबंध इस बात से भी होता है कि हमारे समाज में क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। हमारे समाज में जब गलत हो रहा था, योगी सरकार लगातार अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े और महिलाओं पर दमन कर रही थी, निरपराध लोगों की हत्या उत्तर प्रदेश में हो रही थी, समाजवादी पार्टी के लोग सीबीआई के डर से सड़क पर निकलने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। यदि 4.5 साल में इन्होंने ईमानदारी से विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई है, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता इनको सत्ता में लाने नहीं जा रही। ठीक है, भाजपा के व्यवहार से लोग तंग हैं। ठीक है चंद्रेश जी, अभिषेक 2 सेकंड बस लेंगे। ठीक है, आता हूं मैं आपके पास। अभिषेक जी बोलिए, जवाब दीजिए। इनका यह कहना है कि जनता आपको चुनेगी नहीं, आप कुछ भी कर ले। आप एक तो पहली बात कि आप चुनाव लड़ नहीं पाएंगे, और लड़ेंगे तो जनता आपको चुनेगी नहीं। नहीं, देखिए, हम जैसा कि ये बात कह रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, अब मुझे लगता है तो ये अपने आप में खुद ही हास्यास्पद है कि अगर ये बात कह रहे हैं हम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और जनता हमें वोट नहीं देगी, तो ये इतिहास रहा है कि कांग्रेस पार्टी को कहां पे तीसरे और चौथे नंबर की दावेदारी में सभी जानते हैं। तो इनके अपने खुद का अस्तित्व सवाल खड़ा हुआ, इनके अपने पार्टी के लोग खुद छोड़ करके जा रहे हैं। जो इंदिरा गांधी जी के समय से साथ थे इनके, वो लोग छोड़ करके जा चुके हैं, तो किस मुंह से ये बात कर रहे हैं? इनके पास न 3 में है न 13 में, और बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं। अरे जो बातें कर रहे हैं उनमें इनको यही नहीं पता है कि तथ्यों से एक्चुअली ये वाकिफ नहीं है, ये जमीन से जुड़े हुए नहीं, तो इसलिए इनको इस बात का अंदाजा नहीं कि कैसे क्या है क्या नहीं है। और हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने साफ खुले मंच से कहा हुआ है कि जो भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहता है, जो समाजवादी विचारधारा को बढ़ाते हुए इस प्रदेश को अग्रसर करना चाहता है, वो सभी लोगों का स्वागत है। इस दमनकारी नीति को, इस दमनकारी सरकार को कुचलने के लिए जो हमारे साथ आना चाहता है वो बिल्कुल आए। हम साथ हैं और इस प्रदेश को प्रगति के ठीक है। लेकिन अभिषेक जी देखिए, भाजपा के जो प्रवक्ता है वो जुड़ नहीं पाए हैं तकनीकी खामी की वजह से, लेकिन उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि देखिए जो हमें छोड़ के जा रहा है हमें कोई डैमेज नहीं हो रहा, हम उनकी जगह पर तमाम बड़ी नेताओं को उतारेंगे और हम चुनाव जीत लेंगे, हमें कोई डर नहीं है। देखिए, अगर उनको ये डर नहीं है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उनको ऐसा डर नहीं है, तो फिर क्यों उनकी केशव प्रसाद मौर्य जी को लगाया गया कि आप डैमेज कंट्रोल कीजिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी से बात कीजिए। दारा सिंह जी के लिए क्यों उन्होंने ट्वीट डाल दिया? क्यों इनकी जो इस देश के गृह मंत्री और इनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्यों क्योंकि उनके पास चेहरे की कमी नहीं है, क्योंकि उनके पास चेहरे की कमी नहीं है। वो तो कह ही रहे हैं कि हमारे पास चेहरों की कमी नहीं है, हमने काम किया, हमारे पास चेहरे, हम चुनाव जीत लेंगे। चेहरे की कमी और काम की कमी तो आपके पास है, इसलिए आप ये दल बदल की राजनीति कर रहे हैं। इसके लिए तो मैं सिर्फ यही बात कहना चाहूंगा, हमारे नीचे, हम पैरों के नीचे से जमीन खिसकती रही और गालिब हमें यकीन भी ना हुआ। तो ये तो वही वाली बात हो गई, उनके पास बहुत सारे चेहरे, लेकिन चेहरे हैं कहाँ ये किसी को पता ही नहीं है। ये वही लोग हैं जो कहते थे कि 15 लाख रुपया हम हर खाते में आ जाएगा, तो बाद में जब सरकार बन गई तो कहते जनता जानती थी ये जुमलेबाजी है। नोटबंदी से कितना काला धन आया या किसी को पता ही नहीं था। जब छापे की बात आई, अभी देखिए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी इस बात को कहा, छापा डालना था तो वो किसके ऊपर डाला, और जब लगभग 200 करोड़ के आसपास का उसका काला धन निकला, तो उसमें से क्या हुआ कि जाकर के उसको पता चला कि तकरीबन 56 करोड़ रुपए का टैक्स चोरी का मामला है, वो पेनल्टी के साथ जमा कर दो। तो साहब, ये कैसे लोग हैं, इनको खुद नहीं पता है कि क्या करना क्या नहीं करना। लेकिन अगर आप जनता के मुद्दे पर इनसे बात करेंगे, आप पूछ लीजिए कि किसानों के ऊपर सोची समझी साजिश करके जो गाड़ी चढ़ाई गई, अजय टेनी के लड़के के ऊपर 5 दिन बाद FIR क्यों हो सकी? जो SIT ने रिपोर्ट सबमिट की थी उसमें अजय टेनी का नाम क्यों निकाल दिया गया? आए दिन उत्तर प्रदेश में मजाक उड़ाया जा रहा है, ये बोला जाता है कि कानून व्यवस्था बहुत दुरुस्त है, तो आए दिन महिलाओं के ऊपर अत्याचार क्यों हो रहा है, रेप की घटनाएं क्यों हो रही हैं? और तो और जब बेरोजगार युवा आते हैं जब मांगने के लिए रोजगार, तो आप लाठी डंडा से उनका स्वागत करते हैं। चुनाव जीतने के लिए आप लाठी डंडा, कट्टा, बम, बारूद का इस्तेमाल करते हैं। तो कौन से आप चीजों की बात कर रहे हैं? कभी आपने सुना, जो मुख्यमंत्री अपने आप को संत कह जाते हैं, कभी आपने सुना है कि भगवान की बजरंगबली की कोई जाति बताता है?
उसकी वाणी कितनी सौम्य होती है, ये सभी जानते हैं कि एक संत की वाणी बहुत सौम्य होती है। वो कभी ठोकों की राजनीति नहीं करता है, वो कभी जात बिरादरी की राजनीति नहीं करता है। संत बड़े सौम्य होते हैं। तो ये ढोंगी पाखंडी टाइप के संत लोग हैं, इनको क्या कहा जाए। अच्छा ठीक है ऐसे चंद्रेश संतों जी, से तो उत्तर प्रदेश को बचाया जाए। ठीक है। देखिए अभी तो आने वाला वक्त बताएगा कि जनता किसे चुनती है और किसे नहीं, किसे नकारती है और किसके कामों को जनता ने पसंद किया है। चंद्रेश जी, अभी लगभग 15 से 16 जो बड़े चेहरे हैं बीजेपी के, वो सपा में शामिल होने वाले हैं। आखिर उन्होंने कांग्रेस का रुख क्यों नहीं किया? क्या कांग्रेस में वो स्टैंड नहीं है? क्या कांग्रेस वो नैरेटिव सेट नहीं कर पाई है जो शायद समाजवादी पार्टी कर पा रही है? एक चीज मैं आपके मन से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। प्रियंका गांधी जी ने पहले ही ये डिक्लेयर कर दिया था और ये उत्तर प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की मांग थी कि हम 403 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में किसी के साथ गठबंधन होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। नंबर एक बात तो ये है। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने साथ ही ये भी डिक्लेयर कर दिया कि वो एक भी दागी व्यक्ति को टिकट नहीं देगी। तो स्वाभाविक है कि जिसके ऊपर दाग है, जिसके ऊपर मुकदमे हैं, जिसके ऊपर एफआईआर है या जो दूसरे अलायंस है, उनके साथ हमारा गठबंधन न होने का निर्णय पहले से था, तो उनके साथ जुड़ने का कोई प्रश्न खड़ा ही नहीं होता। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि कोई कांग्रेस में आना चाहता है तो पहले उसे कांग्रेस पार्टी की सदस्यता लेनी होगी, कुछ दिन कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़कर कार्य करना होगा, उसके बाद ही टिकट देने का प्रश्न खड़ा होता है। तो हो सकता है कि इस जो हमने एजेंडा तय किया, जो हमने ये ग्राफ बनाया, उस पे जो लोग सेट नहीं हो पा रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। माफ कीजिएगा, अभिषेक भाई समय की बहुत कमी है। चंद्रेश भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुना आपने किस तरीके से कांग्रेस भी लगातार इस बात को लेकर साफ बातें कह रही है कि आने वाले वक्त में अगर हम 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो जनता हमें चुनेगी। लेकिन वही समाजवादी पार्टी का खेल कितना कामयाब होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। एक ब्रेक।